with the coagulation that is near about 0.1 microgram in adults. Now, there is erythropoiesis. We all know that we have to deal with the erythropoietin. We will have to study about erythropoietin, and here is the process. Here the erythropoiesis. The term itself explains about that. It is comprised of two words. That is, the first one is erythro, while the second one is poiesis. The term erythro itself means red, and poiesis that means formation. That means there is a formation of something. रेड सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कह रहे हैं। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स। जो स्टेम सेल्स हैं उनसे जो एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो फॉर्मेशन, डेवलपमेंट एंड उसकी जो मैचुरेशन का कंप्लीट प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे ये जो आपको वर्ड डायग्राम देख लेंगे, वर्ड डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि जो आपका एरिथ्रोपोइसिस सिस्टम प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। द फर्स्ट वन इज हियर इज प्लुरिपोटेंट होम्योपोएटिक स्टेम सेल। यहाँ पे जो प्लुरिपोटेंट होम्योपोएटिक स्टेम सेल है ये आपका बोन मैरो, जो आपका बोन मैरो है उसका प्राइमरी फॉर्म सेल है, और इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। जितनी तरह की ब्लड सेल्स होती है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। हियर यू कैन see natural killer cells, lymphocytes, erythrocytes, granulocytes, monocytes and platelets. All of them have different process including the word diagram that we have to study right now. और यहाँ पे आपकी प्लुरिपोटेंट होम्योपोएटिक स्टेम सेल है, ये क्या करती है, आपकी बोन मैरो में प्रेजेंट है। बोन मैरो प्राइमरी सब्सटेंस है, वो क्या कर रहा है आपका कि अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, फर्दर प्रमोट करता है दो तरह की सेल्स में। एक होता है लिम्फोइड स्टेम सेल, और अनदर वन इज कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर को हम CFU भी कहते हैं, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यहाँ पे CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। यहाँ पे देख लेते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल जो है वो दो तरह की फर्दर सेल्स को बनाती है, दैट इज नेचुरल किलर सेल, और द सेकंड वन इज लिम्फोसाइट्स। जो आपके नेचुरल किलर सेल्स हैं वो सिमिलर, इट इज स्ट्रक्चरली सॉरी इट इज सिमिलर टू लिम्फोसाइट्स। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे जो आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर है, दैट इज CFU, और इसको कह सकते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये क्या करते हैं आपका, इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू BFUE। यहाँ पे BFUE जो है वो आपका बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड है। ये बर्स्ट फॉर्मिंग एरिथ्रॉइड जो है इट इज आल्सो कॉल्ड कमिटेड प्रोजेनिटर। इट इज कॉल्ड एज कमिटेड प्रोजेनिटर जस्ट because it is committed to produce the erythrocytes. After that जो आपका BFUE है, that is also called committed progenitor, in the presence of EPU, that is I have already taken used the word erythropoietin. EPU is denoting the erythropoietic term, और ये committed progenitor जो है in the presence of EPU, that is erythropoietin, it is converted into CFUE. that यहाँ पे जो CFUE है again colony forming unit erythroid। अब ये जो CFUE जो है इसको भी मेरे कमिटेड प्रोजेनिटर सेम रीजन वाई में यूजिंग इट। इसको फिर से EPU और आयरन फॉर्निकेशन और विटामिन B12 EPU। अब यहाँ पे जो बात हम लोगों को ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी आयरन फॉर्निकेशन और विटामिन B12 will be beneficial only when there is a presence of erythropoietin, because they are converting the CFUE और इसके साथ ऐसे बोलो कि प्रोइथ्रोब्लास्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो आपका एरिथ्रोपोएटिन के प्रेजेंस में ही होगा। आफ्टर दैट प्रोइथ्रोब्लास्ट जो है वो फर्दर अपने फ्यू स्टेप्स की जो उसकी प्रोसेस होती है उसको फॉलो करते हुए एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है। दूसरा जो है आपका कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर, इट आल्सो प्रोड्यूसेस जो हम देख रहे हैं ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, एज वेल एज इट आल्सो प्रोड्यूसेस प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे क्या है आपका, द सेम थिंग इज हियर, CFUG है, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, G फॉर ग्रैनुलोसाइट्स एंड फॉर मोनोसाइट्स, एंड यहाँ पे आपका फर्दर ये फॉर्म क्या कर रहा है, दैट इज अबाउट प्लेटलेट्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ हम लोग ये टर्म बहुत यूज किए इसके पहले वाले स्लाइड में, दैट इज अबाउट एरिथ्रोपोएटिन। अब यहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन जो है ये क्या है, इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। जो हमारी किडनी है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएटिन, व्हिच इट ट्रिगर्स एंड स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस बाय स्टिमुलेटिंग CFUE। यहाँ पे अगर हम पिछले स्लाइड में देखें तो यहाँ पे क्या है, जो आपका
BMUE है, in the presence of EPO, that is erythropoietin, it is converted into CFUE and further the process is going on. तो यहाँ पे आप देखिएगा erythropoietin जो है, it is, that's why it is very important in this process. So the same thing also I have mentioned here, EPO is converted is used for CFUE and further in the presence of iron, folic acid, vitamin B12, it is followed with the erythroblast and erythrocytes. The last point जो आपका indices hemoglobin formation, erythroblast maturation, that जो erythroblast का formation हो रहा है उसकी maturation में भी उसको help करता है. इसके बाद हम बात करते हैं आयरन की, that is vitamin B12 and folic acid. यहाँ पे आयरन क्या है, हम सब जानते हैं, इट इज अ इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी और इसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन इट फ्रॉम आवर डाइट. यहाँ पे क्या आयरन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू, जो हम आयरन है जो हम डाइट से लेते हैं, इट इज फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी. इन hemoglobin consists of 66% जो आयरन होता है which is constituted in hemoglobin, ferritin and hemicitabine which consists 25% of the iron. अब यहाँ पे ferritin और hemicitabine क्या है, it is the stored iron inside our body. हमारी बॉडी में जो stored iron होता है उसको कहते हैं ferritin and hemicitabine. What is the difference between ferritin and hemicitabine? इसके बीच में जो डिफरेंस है वो ferritin है. ferritin जब एग्रीगेट करता है तो क्या रहता है, hemicitabine फॉर्म करता है. Now myoglobin, that is in the muscles, it consists of 3% and further enzymes which are cytochrome and catalase which consists of the 6% of the total iron concentration of body. इसके बाद देखते हैं डाइटरी आयरन. जो डाइटरी आयरन हम लेते हैं, it is present in two forms. The first one is heme iron which is absorbed about 35% in our body और दूसरा जो inorganic iron है which is absorbed around 5% in our body. Moving on about the absorption of iron in our body, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा डाइटरी आयरन है वो दो तरह के है. आप कहेंगे दूसरा inorganic iron. Now जो heme है, it is 35% absorbed in our body. It doesn't need something special thing or special transporters to absorb inside the particular cell. तो यहाँ पे क्या है, ये Fe2+ के फॉर्म में NADH हमारे सेल के अंदर आता है, जबकि इनऑर्गेनिक आयन जो है वो Fe3+ के फॉर्म में है. That's why it needs a special transporter to transport the Fe3+ iron inside our body. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D cytochrome B, this is a transporter that is present at the particular boundary. ये क्या करते हैं, Fe3+ को कन्वर्ट करता है in Fe2+. Now Fe2+ यहाँ पे DMT1, that is divalent metalcation transporter 1, ये क्या करते हैं, it allows Fe2+ to enter inside the cell. और ये क्या हुआ, in the presence of apoferritin it is converted into ferritin. That's already I have talked in the previous slide. अब यहाँ पे क्या जो ferritin का फॉर्मेशन हुआ, ये ferritin एग्रीगेट करेगा and now it will form hemosiderin. तो और यहाँ पे जो ferritin का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से जो आयरन है that will be supplied into our blood also. इसके बाद हम फंक्शंस की अगर बात करते हैं आयरन की, डाइटरी आयरन इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन. हम सब जानते हैं कि हमारा जो हेमोग्लोबिन है उसका एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट होता है आयरन. आयरन इज अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आयरन नेसेसरी होता है और बॉडी आल्सो नीड आयरन टू मेक सम हार्मोन्स. कुछ हार्मोन्स को बनाने में भी हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत होती है. नाउ एक्सक्रीशन की बात करें, जब एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर वो आ गया तो बॉडी से एक्सक्रीट भी करता होगा. तो एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटेड एक्सफोलिएटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स हैं वो जब टूटते हैं दे विल सेट ऑफ, तो उसके साथ some amount of iron is excreted in our body from our body. This formation of skin, setting of skin layers जब होती है तो उसके साथ भी आयरन जो होता है हमारा वो क्या होता है, excrete करता है बॉडी से. It is also lost in faces and apart from that very minimal amount of urine and sweat also helps in excretion of iron. इसके बाद हम एक टर्म आता है acute iron poisoning का. It is mostly occurs in children and infants. मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टेशन में आपका आता है वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, साइनोसिस, एसिडोसिस, कन्वर्जन एंड फाइनली शॉक एंड रिजल्ट्स टू डेथ. इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि हम वॉमिटिंग को इंड्यूस कराते हैं थ्रू द
गैस्ट्रिक लीवरेज विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। इसके बाद क्या करते हैं, एक ड्रॉप देते हैं या फिर मिल्क देते हैं जो कि आयरन क्या है बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए टू प्रिवेंट द पॉइजनिंग। फिर बात करते हैं आयरन चेकिंग एजेंट्स यूज करते हैं जैसे डेस्फेरोक्सामिन व्हिच बाइंड्स टू द आयरन। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 की, दैट इज आल्सो नोन एज कोबालामिन। इट comprises a number of forms, most important being cyclophosphamide, deoxyribonucleic cobalamin, methylcobalamin and hydroxycobalamin. Sources की अगर हम बात करें तो it is synthesized by bacteria in the GI gastrointestinal tract of animals, thus concentrated in animal tissues, liver, beef, lamb, chicken, fish, egg and dairy products. These are the common sources for vitamin B12. रोल ऑफ विटामिन B12 में एरिथ्रोपोइसिस, जो एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है उसमें विटामिन B12 का रोल क्या है? Required for the synthesis of purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines we are well aware about that DNA जो होता है there is some relation with the purines and pyrimidines, तो उसकी synthesis में क्या है विटामिन B12 का required होता है। It is also essential for condensation of nucleus, essential for division and proliferation of RBC precursor during differentiation and for the maturation of RBC peripheral blood. अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें कि व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, तो यहाँ पे एडिनोसिन परनीशियस एनीमिया दैट may occur, that is an autoimmune disorder which increases antibodies against immune factor. देन आपका गैस्ट्रोम्यूकोसल डैमेज है, इसका एग्जांपल आपका क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, और इंटरस्टिशियल म्यूकोसल डैमेज दैट इज Crohn's disease, nutritional deficiency, it may also cause nutritional deficiency and further increased demand for pregnancy and lactation. आपने देखा होगा for a pregnant women the doctors mainly prescribe iron mineral and folic acid tablets. That is the reason one of the that why we are using why we need to give them vitamin B12 tablets and other dosage forms. Adverse effects की बात करते हैं, all preparations are quite safe and rare allergic reactions on injection due to contaminants. बहुत ही रेयर एलर्जी जो रिएक्शंस होते हैं वो कंटामिनेंट्स के ड्यू टू ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड को आल्सो विटामिन B19 बोला जाता है। इट इज वन ऑफ द बी विटामिन्स। डाइटरी सोर्सेज की अगर बात करें तो लीवर है, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, साइट्रस फ्रूट है एक्सेट्रा। रिकमेंडेड डाइट अलाउंस की अगर बात करें तो एडल्ट्स में 0 to 2 mg पर डे की रिक्वायरमेंट होती है और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स में 0.8 माइक्रोग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। पॉजिटिव फॉलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पे आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मे कॉज इंक्रीज डिमांड, इसका डिमांड बढ़ जाता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। impaired absorption, उसमें आपका chronic alcoholism है, then फिर आपका drug induced phenytoin, martidone, oral contraceptive etc. Manifestations की अगर हम बात करें तो megaloblastic anemia, then फिर आपका glossitis, that is the inflammation of tongue, आपका pancytopenia हम कहते हैं when there is a reduction of all 3 types of blood cells in our body. जब blood cells जो 3 blood cells होती हैं आपके जब वो reduce हो जाती है तो हम pancytopenia कहते हैं। then फिर आपका आता है anencephaly, that is the absence of major portion of the brain etc. now conclusion की हम बात करते हैं तो